जी, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज जो हमारी चर्चा का विषय है, वह है कि एक वैकल्पिक विषय के लिए हमें चुनने के आधार क्या होने चाहिए? आखिर हम किसी एक वैकल्पिक विषय को ही क्यों चुनते हैं? तो कई सारे एक यूपीएससी के अभ्यर्थी होने के नाते आप लोगों के मन में काफ़ी सारे प्रश्न आते रहते होंगे कि आखिर हमें विषय का चुनाव क्या करना चाहिए, उसका आधार क्या होना चाहिए, किस तरह से हम उस विषय को लेकर चल सकते हैं। तो आज बच्चों उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ और क्योंकि मेरा जो विषय रहा था वो भूगोल रहा है, ज्योग्राफी, तो उसी को लेके आज इस जो चर्चा होगी वो उसी ज्योग्राफी को लेकर होगी। तो बच्चों बात ये आती है कि व्हाई ज्योग्राफी? ज्योग्राफी ऑप्शनल। ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट की कि आखिर जो भूगोल है इसको हम एक विषय के रूप में क्यों चुने, आखिर इसका आधार क्या हो सकता है, क्यों हमें इसको चुनना चाहिए, हमें ये चीजें थोड़ी सी देखनी होगी। ठीक है कि आखिर वो विषय के चयन के आधार क्या होते हैं, भूगोल में ऐसा क्या है जो अन्य विषयों में नहीं है, या किस पृष्ठभूमि के अभ्यर्थी इस भूगोल को ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकते, तमाम तरह की बातें जो आपके दिमाग में आती होंगी, तो उन्हीं पे एक एक करके हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज, अगर कोई भी विषय लेते हैं, जब भी हम कोई वैकल्पिक विषय लेंगे, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया करते हैं, तो वैकल्पिक विषय के जो चयन का आधार होता है, पहली बात ये आ जाती है कि आखिर इसके चयन का आधार क्या हो। कुछ उनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे भाई, आपकी जो बैकग्राउंड है, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, पहला तो एक फैक्टर हम ये भी देख सकते हैं कि जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि आपने किस प्रकार की शिक्षा ली है, या आपने जो शैक्षणिक जो आपका सत्र था उस दौरान आपके विषय कौन कौन से थे, तो उस विषय को नकारा नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए, अगर किसी ने ग्रेजुएशन में 3 वर्ष भूगोल को पढ़ा हो, फिर 2 वर्ष, भाई अगर उसने पीजी भी कर रखी है तो 2 वर्ष, तो क्या 5 साल उसके लिए कम है? नहीं, मौलिक समझ तो एटलीस्ट बन ही जाया करती है। लेकिन इसके अलावा भी भाई कई सारे लोग आप देखते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है, जो कह सकते हैं साइंस बैकग्राउंड के, वो भी ले सकते हैं। ऐसे क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो पहला तो हमें एजुकेशनल बैकग्राउंड इस पे देखना होगा। हम किसी भी विषय के दावे को खारिज नहीं कर सकते हैं, अगर उस व्यक्ति ने, उस अभ्यर्थी ने उस विषय पे कम से कम 5 साल मेहनत की है, तो वो दावा खारिज नहीं किया जा सकता। पहली चीज़ तो हमें उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या रही है, उस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान में रखा जा सकता है। तो एक आधार ये भी किसी वैकल्पिक विषय के चयन का हो सकता है। दूसरा, भाई आपका इंटरेस्ट किसमें है? इंटरेस्ट, रुचि। क्या मान लीजिए कि बहुत से लोग, अब मैं आपसे कहूं कि मेडिकल साइंस ले लो, तो पॉसिबल नहीं है ना कि मेडिकल साइंस उठा के बैठ लो, या मैं कहूं मैथमेटिक्स ले लो, फिजिक्स ले लो, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आप उठा लें। ऐसा पॉसिबल नहीं, जो ह्यूमैनिटीज के लोग हैं। फिर क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट। अब मान लो कोई कहता है साहब मुझे तो वही चीड़-फाड़ में इंटरेस्ट है, मेडिकल साइंस में। इसका मतलब ये थोड़ी कि मेडिकल साइंस लेके पढ़ जाएगा। नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट तो है, लेकिन साथ-साथ आपके हित भी तो प्रभावित ना हो रहे हों। ठीक है? तो जैसे यूपीएससी है भाई, देखिए अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें, तो भाई यहाँ पे हमारे 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2, ये 2 हुआ करेंगे। ठीक है? और वही 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, भाई मार्क्स भी 500 मार्क्स पूरा कवर करता है। तो क्या हम कोई ऐसा विषय ले लें जिसमें केवल रुचि हो? हमें ये भी देखना होना चाहिए कि मतलब उस विषय की जो क्या सुसंगतता है, क्या हमने वो विषय पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। भूगोल के साथ में ये चीज़ें थोड़ी-सी जो है ना, मुझे लगता है, और जो पर्सनल, क्योंकि मेरा ऑप्शन खुद ज्योग्राफी रहा था, तो एक लगता है कि हाँ, अगर हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कैसे? मतलब आप खासतौर से ज्योग्राफी को अगर हम बात करते हैं, तो ज्योग्राफी को आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कहीं आप घूमने गए, तो आप देखते हैं ना कि जैसे बचपन में रुचि हो कि पहाड़ हैं, ठीक है? मैदानी भाग है, नदियाँ हैं, कहीं पे बर्फ गिर रही है, क्यों है, क्या है? ठीक है, बारिश हो गई, मौसम अच्छा लगा। मतलब अगर इन चीज़ों में आपकी रुचि है बचपन से, तो कहीं न कहीं एक मतलब जो कहते हैं ना, एक शिफ्ट हो जाता है इंटरेस्ट का, कि शायद हम इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ-साथ ऐसा ना हो कि आप उन विषय में इंटरेस्ट तो है, लेकिन आप उन विषय में बिल्कुल नहीं कर पाएँ। क्या मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैथमेटिक्स अच्छी लगने के लिए आपकी पृष्ठभूमि कम से कम मौलिक समझ तो होनी चाहिए। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं कि आप इंटरेस्ट है,
थोड़ा सा गाइडेंस है, ठीक है, कुछ अच्छी बुक्स हैं जिन्हें आप बेहतर तरीके से कर सकते हो, तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो ज्योग्राफी में अगर देखा जाए तो एक इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत अच्छी बात है, मतलब बड़े इजीली वे में अगर आप देखें, अगर आपका भूगोल बैकग्राउंड नहीं रहा है, आप ज्योग्राफी बैकग्राउंड से नहीं रहे हैं, तो भी आप अधिकांश तो देखेंगे जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो क्या करते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं मेडिकल बैकग्राउंड के, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, साइंस बैकग्राउंड के ज्यादा लिया करते हैं ऑप्शन को। अक्सर ऐसा होता है, ठीक है, मैक्सिमम आप परसेंटेज देखेंगे मिलेंगे। आप अगर शुरू के टॉप 20 देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 या 5 लोग तो ज्योग्राफी ऑप्शन के साथ में मिल ही जाने हैं। आप उठा के देख लीजिए, पुराने रिकॉर्ड देख लीजिए, वो आपको ज्योग्राफी ऑप्शन से मिलेंगे, ठीक है। तो एक तो हमें इंटरेस्ट भी देखना है कि क्या उस विषय को, जैसे मान लीजिए हमने कुछ और सब्जेक्ट ले लिया, फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी ले लिया, हिंदी लिटरेचर ले लिया, या आपका जो ओरिएंटेशन शायद उस तरह का ना हो, आप साहित्यिक भाषा कि वो समझ ना रखते हो, ठीक है, तो शायद आप इंटरेस्ट ना शो कर पाए हिंदी लिटरेचर को लेकर, या सोशियोलॉजी को लेकर, या साइकोलॉजी को लेकर, अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स उनको लेकर हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है, जिन्हें आप विजुअलाइज कर सकते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप जब भी देखें कि भाई अफ्रीका, बिल्कुल मैप बना के देख लिया, बोले हाँ भाई अफ्रीका हमने देखना है, भाई अफ्रीका मैप देख लिया, कि वर्ल्ड के बारे में रुचि है, कहीं ना कहीं कुछ जानने की, मतलब आपको चाह है, तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी जो है वो इस कह सकते हैं आपके इस आयाम को पूरा करता है। तो ज्योग्राफी के तौर पर अगर मैं कहूं तो एक इंटरेस्ट डेवलप हो भी सकता है और इजीली डेवलप हो सकता है। हालांकि किसी विषय के साथ है, आप कोई विषय पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट तब भी डेवलप हो जाएगा, लेकिन ज्योग्राफी के साथ ये कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, जब भी घूमने जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाएगा। जैसे हम लोग अक्सर जाते थे कि अच्छा ये नदी है, ऐसा क्यों जा रही है, रिवर को हम देख रहे थे, ये तो हमने कहा ये ऐसा लहरती हुई क्यों जा रही है, अच्छा तब समझ में आया कि ये मेंडर पैटर्न है, ठीक है, किस तरह से इंसाइज वगैरह क्या इस तरह से बनाती हुई चलती है, जब पढ़ा तब समझ में आया। ये सारी चीजें ना हमें समझ में आने लग जाती हैं। खैर, तो एक तो इंटरेस्ट भाई आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। थर्ड, जो कोई भी विषय है उसका आधार एक गाइडेंस। भाई गाइडेंस, क्या हमारे पास उस विषय की वास्तव में गाइडेंस है, भाई जिनका वो बैकग्राउंड नहीं रहा हो, तो वो कैसे इसको करेंगे, तो क्या उसके लिए हमें गाइडेंस प्रॉपर मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। भाई बिना गाइडेंस के कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मतलब संभावनाएं समाप्त है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी विषय को देखिए, यूपीएससी में एक सबसे अच्छी बात है वो सेम लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड बना देता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तो आपको कुछ नहीं करना है, उस विषय के बारे में एक मौलिक समझ विकसित करनी है, और उस वो तैयारी के दौरान आप कर सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ें, ठीक है, अच्छी गाइडेंस मिल जाए, आप कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी की गाइडेंस या अन्य ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की गाइडेंस है या नहीं, तो हम विषय के चयन का आधार पहले देख रहे हैं। दूसरा, क्या हमारे पास जो बुक्स या स्टडी मटेरियल है, बुक्स हैं या अन्य हमारा स्टडी मटेरियल है, क्या ये है हमारे पास। तो ये सारे जो मुझे जो लगता है, इसके अलावा और भी कई आयाम हो सकते हैं, ठीक है, या कोई हमारे और बेसिस हो सकते हैं जिस आधार पर हमें किसी विकल्प को चुनना, ठीक है। क्या बुक्स हैं, मटेरियल है हमारे पास, अच्छी गाइडेंस है, अच्छे कोचिंग है, अच्छा कोच है, ठीक है, क्या हमारा इंटरेस्ट है या बैकग्राउंड है या नहीं है, तो इन आधार पे हम किसी भी विषय का, अब वही हम उसी बात पर लौट कर आते हैं कि वाई ज्योग्राफी, वाई जियोग्राफी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बन जाया करता है। देखिए पहली बात, अगर हम भूगोल को देखें तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी हमारे साइंस बैकग्राउंड के हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल फील्ड्स के हैं, ठीक है, वो लोग बहुत इजी वे में अगर देखा जाए तो इस ऑप्शन को ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर साइंटिफिक पुट लिए हुआ ये विषय है, और यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म भी जो है वो हमारे साथ में जुड़ जाते हैं। देखिए, ज्योग्राफी सिलेबस डेफिनेटली अगर मैं अब दिखाऊंगा आपको, सिलेबस लगेगा बहुत ज्यादा है, लेकिन जब एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गई यार, तो ज्योग्राफी से इजी सब्जेक्ट नहीं लगता है। मतलब बस आप विजुलाइज करेंगे, आंखें बंद करेंगे, सिलेबस आप रिवाइज करते चलाएंगे, जो मैं करता था, ज्योग्राफी में हमेशा अच्छे नंबर आए, ठीक है। तो यहां पे एक फायदा मिलता है इस चीज का कि अगर हमें टेक्निकल बैकग्राउंड या साइंटिफिक अप्रोच है, हमारी थोड़ी सी भी अप्रोच है, ठीक है, डेवलप भी हो जाती है धीरे धीरे जब आप पढ़ते हैं, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदा, सबसे अच्छी बात यह है। दूसरा भाई, इंटरेस्ट डेवलप करना, इसमें अगर ये आधार माना जाए
तो हम इसको एक एक पल को हटा भी सकते हैं, लेकिन अगर इसमें इंटरेस्ट डेवलप, जो आप पढ़ते हैं ना, देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, जब जनरल स्टडीज को पढ़ना शुरू करते हैं तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इको है, साइंस ट्रैक है, ये डिफरेंट जो डायमेंशन है उनको कवर करते हैं। उसी में हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आने लगे, आप एटलस खोल के बैठ जाओ, आप देखो अच्छा वो रिवर है, उसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, पैटर्न कैसा है, अच्छा ये प्लेटू है तो यहाँ प्लेटू में भाई इस तरह के हमें मिनरल्स ही यहाँ पर क्यों मिलेंगे, मतलब एक अलग क्वेश्चन व्हाई। कोई भी चीज अगर हम अपने से लेते हैं तो हमें क्वेश्चन जनरेट करने की आदत पड़ जाती है, आखिर ऐसा क्यों, तो वो हमें इंटरेस्ट डेवलप पैदा करता है। जो व्हाई जो है ना, ये क्वेश्चन, ये हमें इंटरेस्ट डेवलप करता है। जब भी हम व्हाई की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, हम चीजों को विजुलाइज करेंगे, समझ। तो ज्योग्राफी इस मामले में खरा उतरता है। गाइडेंस ज्योग्राफी की आपको भरपूर मात्रा में हर जगह है, भर भर के गाइडेंस की कहीं कोई कमी नहीं है। और रही बुक्स की बात, तो भैया बुक्स तो यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए भरपूर मात्रा में है। आप मैं बुक्स के कुछ लिस्ट जो है उनके नाम भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सी बुक्स या किन किन स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहिए। बाकी ये देखिए, हम लोग भी इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं, उसमें ज्योग्राफी मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो किस तरह से उसको पढ़ना है थोड़ी चर्चा मैं उसकी भी करूंगा। तो सबसे पहली जो मैं बात करूंगा वो ये कि एक तो इसमें जितने भी हमारे साइंस बैकग्राउंड के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या नॉन मतलब कह सकते हैं नॉन ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स वाले, वो बच्चे अक्सर देखेंगे तो एक तो ये हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज और देखें, इसमें ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। भाई स्कोर या ट्रेंड, यहाँ पे एक पांचवा हम ट्रेंड ये भी ले सकते हैं कि ट्रेंड कह लो या स्कोरिंग सब्जेक्ट कह लो। तो एक ट्रेंड हमेशा चला करता है, यूपीएससी ने हमेशा एक ट्रेंड चलाया है कि कई बार कुछ सब्जेक्ट्स को बिल्कुल कुछ सदाबहार होते हैं और कभी कोई एकदम बूम कर जाता है, कभी एकदम गिर जाता है। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, तो पवेड में कभी कभी लगता था कि जबरदस्त नंबर आते हैं, एकदम उठ जाता था, और कई बार एकदम एंथ्रो इसी तरह से हुआ करता था। तो ये चीजें चलती रहती किसी सब्जेक्ट के साथ। तो खैर, दूसरा ज्योग्राफी को अगर देखें तो एक तो इजी टू अंडरस्टैंड है, पहली बात तो ये समझ लें, इजी टू अंडरस्टैंड, आप बहुत ही प्यार से इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। एक बार बच्चों अगर आपके कॉन्सेप्ट बन गए तो शायद आप ज्योग्राफी कभी भूल पाए। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, आज भी ज्योग्राफी उनका ऑप्शन था, लेकिन आज भी कितने सालों बाद भी अगर उनसे कुछ जैसे हंसी मजाक चलती तो पूछ लेते हैं तो तुरंत बता देते चाहिए ऐसे था। तो ज्योग्राफी में एक बार सिर्फ, जबकि कितने साल हो गए उनको छोड़े हुए उस सब्जेक्ट को, तो क्या होता है कि जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक बार हो गई, ठीक है, तो आप कभी भूल नहीं सकते। आप बहुत इजी वे में चीजों को लिख सकते हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा में आपकी लेखन शैली ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, जब आप यूपीएससी का जब बुकलेट देखते हैं उसमें एक चीज लिखी होती है ना कि कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लेंथ ऑफ योर आंसर। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, तो जब कंटेंट देंगे, भर भर के कंटेंट देंगे, तो क्यों नहीं आपके मार्क्स आएंगे। दूसरा, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब स्कोरिंग कैसे, देखिए स्कोर कैसे किया जा सकता है। सबसे बेहतर है कि हमको यहाँ पे एक पकड़ बनानी होती है अपने मैप पर। मैप जितने खूबसूरत, जितने अच्छे तरीके से आप मैप बनाएंगे, देखिए यहाँ पे होता क्या है ना कि आपको कुछ वर्ड्स में लिखना है, वर्ड लिमिट दे रखी है, लेकिन ज्योग्राफी के साथ में क्या है कि आप वर्ड, जो वर्ड लिमिट है आपकी, ठीक है, वो तो आप क्रॉस करो मत करो, लेकिन साथ साथ आप क्या करो, अगर उसमें एडिशनली मैप या डायग्राम अगर आप इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो क्यों नंबर नहीं आएंगे। ज्योग्राफी में मैं खुद बताता हूं कि लास्ट में 5 मिनट भी शायद नहीं बचे थे और मुझे कुछ क्वेश्चन लिखना था, ठीक है, तो क्या किया कि लास्ट में वो डायग्राम बनाया, हल्का फुल्का लिख दिया, तो मार्क्स अच्छे आ गए। मैं सोच रहा था यार कैसे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन वो मार्क्स आए, क्यों, क्योंकि वो डायग्राम फट से एक बना दिया था। कुछ नहीं करना है, मतलब ज्योग्राफी के साथ सबसे अच्छी बात यही है कि आप जहां डायग्राम्स आपने बनाए, लिखना कम है, ठीक है, डायग्राम जहां आपने बनाना शुरू कर दिए, भाई नंबर तो आने ही। तो एक तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। स्कोर अगर आप देखें तो कुछ लोग जैसे 298 तक लेकर आए हैं, 240, कुछ लोग पिछले टर्म में 240, 280, मतलब इजी वे में आप जा सकते हैं। ये स्कोरिंग अगर देखा जाए तो भाई मोर देन 250 प्लस तो 100% आने ही है, सिंपल। और देखिए, कोई भी विषय जो होता है ना, ऑप्शनल विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो आपकी रैंक तय करता है। अगर ऑप्शनल, देखिए ऑप्शनल आपका अपना है, अगर इसमें नंबर आप अपने बेहतर कर पाते हैं, नंबर ज्यादा लेकर आए, तो भाई आप हो सकता है कि या तो सर्विस से बाहर हो रहे हो कहीं पे, तो आप टॉप कर सकते हैं।
दोनों चीजें हो सकती हैं अगर स्कोर आपने अच्छा किया है तो अपने ऑप्शन में। देखिए जीएस में लमसम लगभग थोड़ा बहुत अंतर रहता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन ऑप्शन सब्जेक्ट को अगर आप उठा के देखेंगे तो यहां पे नंबर कितना अंतर पैदा कर सकते हैं। तो ऑप्शन जितना ज्यादा स्कोरिंग होगा उतना फायदा। ठीक है, तो जो हमें याद रखना है कि भैया ये कोई भी विषय जो है, कोई भी बैकग्राउंड का व्यक्ति इस विषय को पढ़ सकता है। सबसे बड़े यहां पर मतलब बैकग्राउंड जो है वो कोई बाधा नहीं है। अगर हम कहें, हम ये कह सकते हैं कि जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एक बात तो ये एजुकेशनल बैकग्राउंड नो बैरियर, एजुकेशनल बैकग्राउंड यहां पे कोई बैरियर नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, एनी स्ट्रीम, अगर आपकी कोई भी एनी एजुकेशनल स्ट्रीम रही हो तो आप इस ज्योग्राफी के साथ में जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। दूसरी बात जो मैंने बताई कि आपको यहां पे जब भी आंसर लिखना होगा, आंसर राइटिंग, जब भी आपको आंसर राइटिंग करनी है, साथ साथ आपको क्या करना होगा, डायग्राम, डायग्राम प्लस मैप। और जब ये चीजें आ जाती हैं तो ये क्या करते हैं, आपके स्कोर को डेफिनेटली इंक्रीज करते हैं, बहुत तेजी से आपका स्कोर बढ़ा दिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा डायग्राम, ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन अगर आप देंगे तो क्या करेंगे, ये आपके स्कोर को बढ़ाएंगे। गाइडेंस प्रॉपर है आपके पास में, ठीक है, बुक्स काफी सारी हैं। देखिए अब हम थोड़ा सिलेबस की भी चर्चा करेंगे, तो यहां तक मुझे लगता है कि यहां पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ज्योग्राफी क्यों। तो ज्योग्राफी के लिए किसी एजुकेशनल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके लिए क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट, सिलेबस जरूर बढ़ा है, लेकिन एक बार जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गई तो सिलेबस, आप एक काम और कर सकते हैं, मुश्किल से आप 60% सिलेबस यही कवर करना है। 60% सिलेबस आपने जब कवर कर लिया तो आप इतने से ही स्कोर अच्छा ला सकते हैं। आपको मतलब पूरा नहीं करना है कि सब कुछ, बहुत सेलेक्टिव होके, टू द पॉइंट होके हमें करना होगा, ठीक है। तो जहां आपने 60% सिलेबस कर लिया, 60-65% में 60% प्लस थोड़ा बहुत और कर सकते, 60 से 65% सिलेबस अगर आप कर लेते हैं तो आप अच्छे स्कोर करने की स्थिति में हर हाल में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक बात और, क्या ये जब हम विषय चुनते हैं तो क्या यह विषय हमको जीएस में फायदा देगा या निबंध में फायदा देगा या नहीं, एक चीज हम ये भी देख सकते हैं। देखिए अगर हम जीएस पेपर वन, जीएस का पेपर वन और पेपर थ्री, ये अगर हम देखते हैं मेंस में, तो डेफिनेटली ज्योग्राफी का एक काफी बड़ा एरिया यहां पे कवर, काफी बड़ा एरिया यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरह से आप कवर सकते हैं। जैसे अगर हम आईआरबी पढ़ना हो या जियो पॉलिटिक्स पढ़ना है तो कहीं ना कहीं हमको उस चीज को देखना पड़ेगा, आपको मैपिंग से गुजरना ही हो। तो कहीं ना कहीं हमको ये पेपर वन और पेपर थ्री जीएस में ये लाभ करता ही करता। दूसरा अगर हम देखें ऐसे, क्या ये बिल्कुल निबंध में, बिल्कुल है भाई, आप निबंध में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं, कंटेम्परेरी इश्यूज हैं, या जो हम आईआर से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसे आ रहा है तो ज्योग्राफी का तो इस्तेमाल आपको करना ही करना है। भौगोलिक संकल्पनाएं, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य कहीं ना कहीं आपको देने पड़ सकते हैं, तो भैया ये आपको निबंध में भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी के साथ इतनी सारी चीजें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ज्योग्राफी ना लेने का और भी कोई कारण होगा। ज्योग्राफी लेने के कई सारे कारण, ना लेने के तो भाई अगर आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, आपको नहीं समझ में आता तो एक अलग बात है, अन्यथा ज्योग्राफी से बेहतर विकल्प जो है मतलब और भी हैं। लेकिन ज्योग्राफी एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक बार हो जाएगी, आसान हो जाएगा, कम लिखना है। कम क्यों लिखना है, क्योंकि आप डायग्राम और मैप बनाना, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, कई बार ऐसे कहते हैं, जैसे कहते हैं गोला फेंकना, ठीक है, कुछ भी लिख देना, तो उसका सबसे बेस्ट जो अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी है। जैसे जब हम दे रहे थे एग्जाम तो उसमें इंडस्ट्रीज पे एक क्वेश्चन आया था, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड था, तो इंडस्ट्रीज के बारे में लिखना था, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया था, तो एक इंडिया का मैप बनाया, ठीक है, और उसमें अब कुछ एक जगह जो कुछ नाम तो जब इतना पढ़े होते हैं तो नाम तो सारे याद होते हैं ना, तो कुछ डॉट 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 बना दी, एग्जैक्ट लोकेशन में नहीं मालूम थी, और डॉट डॉट बना के वहां पे नाम लिखते चले गए, और ये आधार, ये ऐसे, ये इंडस्ट्री यहाँ पे बना दी। मतलब वो हम शायद छोड़ के गए थे, हमने कहा शायद ये नहीं आएगा, लेकिन वो आ गया। उसके बाद भी अगर हम उसको करके आए, नंबर आए।
तो ये तरीका होता है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है यार, मतलब ये जो तरीका है डायग्राम और मैप, यार मतलब इसमें अल्टीमेट है। आप कुछ भी करो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रहेगा, मार्क्स उठने ही उठने हैं। तो आप जितने अच्छे लाएंगे भैया तो स्कोर इसमें अच्छा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। देखिए कोई भी हो, देखिए मैं तो ये नहीं कहता कि जिसका सिलेक्शन कोई बिना मेहनत के आज तक कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। एफर्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। सिलेबस जरूर ज्यादा है, लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटजी, स्मार्ट वर्क, यही हमको गाइडेंस आपको देनी है। ठीक है, किस तरह से हमें स्मार्ट वर्क करना है, किस तरह से स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह से हमें क्वेश्चंस को टैकल करना है, क्या हमारे आंसर राइटिंग का पैटर्न होना चाहिए, हमें अच्छा कहां डायग्राम देना होता है, किस तरह से लिखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत से बच्चे, देखो एक चीज मैं बता दूं, आप लोगों में सभी के अंदर एक कहीं ना कहीं कमी होती है, खैर हम भी उन लोग उस दौर से गुजरे हैं, कि जैसे मान लो किसी को ये अच्छी लाइन याद है या अच्छी कोटेशन याद है, तो वो कुछ ना कुछ करके उसमें लाने की कोशिश जरूर करता है। उस लाइन को, उस कोटेशन को लिखना ही लिखना है उस पेपर में। अरे क्यों लिखना, जबरदस्ती नहीं लिखना हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा एक एक पेपर को, जैसे ये तो मैंने कुछ बच्चों आधार बता दिए कि इन आधार पे हमें विषय का चयन करना है, और ज्योग्राफी इन आधार पे काफी अच्छा बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। ठीक है, कि कोई एजुकेशन बैकग्राउंड किसी भी तरह का हो आप ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साइंटिफिक अप्रोच लिए हुए हैं, ठीक है, कुछ ह्यूमनिटी अप्रोच भी लिए हुए हैं, लेकिन जहां जहां आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएंगे आसानी। हमें ज्यादा सिलेबस कवर नहीं करना है, 60% सिलेबस ही कवर करना है और आपको सिलेक्शन मिल जाना है। डायग्राम, मैप जितना ज्यादा लिखेंगे, देखिए होता क्या ना, 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। तो उसमें हमें लिखना भी है, लेकिन अगर साथ साथ अगर आप डायग्राम बना देंगे तो आपके लिखने का समय बच जाएगा। डायग्राम में, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आप अपना स्कोर बढ़ा। ठीक, अब हम बात करेंगे थोड़े से सिलेबस की। देखिए जैसे ये हमारे पास जो सिलेबस है, ये हमारा पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 1 के साथ में ये काफी सारे सिलेबस हैं। अगर हम देखें मेनली, अगर मैं इसको डिवाइड करते हैं तो ज्योग्राफी को, ठीक है, ज्योग्राफी को अगर हम डिवाइड करें तो एक फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, खासतौर से अगर देखा जाए तो दो सेगमेंट में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, और सेकंड हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। देखिए जरा, जियोमॉर्फोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फो, क्लाइमेटो और ओशियनो। अगर हम इसमें देखें तो आपको जियोमॉर्फो, क्लाइमेटो और ओशियनो प्योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। आसानी से बहुत अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्डिंग किए जा सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखने में आपको लग रहा होगा कि फैक्टर कंट्रोल, लैंड फॉर्म डेवलप, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, ये मतलब कई बार जब आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगे तो बस आंख बंद करो और सिलेबस पूरा रिवाइज, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने विजुलाइज करते हुए। मैंने क्या कहा कि ज्योग्राफी के साथ है कि चीजों का विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजी वे में। जितने सारे सिलेबस रहे, प्लेट टेक्टोनिक है, माउंटेन बिल्डिंग है, वोल्केनिसिटी, ये सब जितने भी जनरेशन, क्रोनोलॉजी, जो भी चीजें हैं, चैनल इरोजन, ये सब बहुत आसान से आप इसे कवर कर सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल पूरा एक कॉन्सेप्चुअल बेस हमारी क्लासेस रहेंगी, नोट्स आपको लिखवाए जाएंगे, बताए जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से मैं इसको समझाऊंगा, कुछ क्लासेस में आपको डाल दूंगा ताकि आप लोग देख सके किस तरह से हमारी अप्रोच रहने वाली है। देन क्लाइमेटोलॉजी, भाई आपको जाहिर सी बात है, मौसम, जैसे मौसम को लेकर इस समय चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है, ठीक है, क्या मौसम बेईमान है, ऐसा मत कहना, बेईमान नहीं, मौसम ठंडा है, गर्म है, क्या फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या, प्रेशर बेड्स क्या, उनका विंड्स का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, किस तरह से मानसून है, जेट स्ट्रीम, एयर मासेस, साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, जितने भी सारी चीजें हैं। दूसरा जो क्लाइमेटिक चेंज, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगर हम यूपीएससी के पेपर्स को एनालाइज करते हैं, देखिए बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, मुश्किल 5-6 साल वही सफिशिएंट होते हैं एक ट्रेंड को देखने के लिए। आप देखेंगे कि किस जगह से क्वेश्चंस हमको ज्यादा करने हैं, आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है, हमें एरिया भी देखना पड़ेगा। भाई किसी का हो सकता है इंटरेस्ट क्लाइमेट में हो, या सॉरी फिजिकल ज्योग्राफी में, किसी का ह्यूमन ज्योग्राफी में हो, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें किस सेगमेंट से क्वेश्चन लेने। देखो आपको 3 क्वेश्चन ही सेलेक्ट करने की इजाजत है, क्वेश्चन नंबर 1 और 5, ये तो आपके कंपलसरी हैं, ठीक है। बाकी 3 क्वेश्चन हमें यह देखना होगा कि वो क्वेश्चन में कहां से करने हैं। भाई 2 एक से करना है, एक से करना है, तो क्या आप ह्यूमन ज्योग्राफी में कंफर्ट फील करते हैं या फिर फिजिकल ज्योग्राफी में?
तो ये आपके इंटरेस्ट पे डेवलप डिपेंड करता है। तो हमें ये सारे देखने होंगे जब क्लाइमेट की बात करते हैं। देन ओशियनोग्राफी, सागर हमेशा ही आकर्षित करते रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं सागरों को लेकर कई सारे विवाद वगैरह रहते हैं, ये हमारे कंटेम्प्रेरी इश्यू में आ जाएंगे। देखो इस ज्योग्राफी के साथ एक सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि ये जो करंट इश्यूज हैं हम उससे भी इसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, साथ साथ हमें जो कह सकते हैं ना, जो हमारे करंट इवेंट से रिलेटेड जो चीजें चल रही हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जिसे हम कहते हैं जियो पॉलिटिक्स, वो सारी चीजें भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। आप सारी चीजें की ओशनोग्राफी में अटलांटिक पैसिफिक और इंडियन ओशन के हमें बॉटम रेलिफ देखना है, सैलिनिटी है, टेम्परेचर है, हीट बजट, ये जितने भी फैक्टर, कोरल रीफ, ठीक है, लॉ ऑफ द सीज, मैरीन पॉल्यूशन, या जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, एनर्जी जितने भी रिसोर्सेज हैं, मैरी रिसोर्सेज, चाहे बायोटिक, मिनरल, एनर्जी रिसोर्सेज है, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहीं कोई बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। सेम बायोजियोग्राफी, ठीक है, और उसी तरह एनवायरमेंटल। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं जो खास तौर से, ठीक है, जो शुरू के 3 सेगमेंट है ना, जियोमॉर्फो, क्लाइमेट और ओशियनो, ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। जो बायोजियोग्राफी और साथ साथ आपके एनवायरमेंटल जियोग्राफी वाले जो सवाल पूछे जा रहे हैं बच्चों, वो थोड़े से जीएस का पुट लिए होते हैं, जनरल स्टडीज का। आप कभी भी देखेंगे जो पेपर का पैटर्न अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही साधारण तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब हमें यहां क्या करना है, कुछ ज्योग्राफिकल इनपुट भी देना होता है, ऐसा ना लगे कि बिल्कुल लेमैन की भाषा में उत्तर दिया है। तो वो एस्पेक्ट्स क्या होंगे, किस तरह से हमें इनको ज्योग्राफिकली ट्रीट करना होगा, इस तरह के क्वेश्चंस को वो बताया जाएगा। किस तरह से नो करना है, कहां से चीजों को लेकर आना है। ऐसा नहीं केवल लेमैन की भाषा में जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल लिखते चले गए, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये तो कॉन्सेप्ट चाहते हैं। दूसरा हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, ये बहुत अच्छा है, जो बन जाया करता है इसमें से ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ह्यूमन ज्योग्राफी में पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ये एरियल डिफरेंशिएशन क्वेश्चन आना ही आना आता है। देखिए आप कभी भी देखेंगे इनसे क्वेश्चन हम गैस कर सकते हैं, मतलब सीधी सी बात है कि जब भी हमें गैस करना हो गैस आप कर सकते हो और क्वेश्चंस मिल जाते हैं, हूबहू क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। जैसे पीवाईक्यूज को हमें फोकस करना होता है तो थोड़ा पीवाईक्यू देखेंगे, हमें ट्रेंड पता चलेगा। दूसरा जब पीवाईक्यूज आप करते हैं तो क्वेश्चंस की भाषा जरूर बदली होती है लेकिन मोर और लेस एस्पेक्ट वही रहता है जो पहले पूछा जा चुका। तो एक इजी तरीका ये भी है हम लोगों के लिए। ठीक है, रीजनल सिंथेसिस, डाइकोटोमी, ड्यूअलिज्म, एनवायरमेंटल, क्वांटिटेटिव, ये पूछने ही है, यहां से कुछ ना कुछ पूछने जाने हैं। हमेशा ही सवाल पूछे, कल्चर, रीजंस ऑफ द वर्ल्ड है, लैंग्वेजेस है, मतलब ये ऐसे हैं कि जिन्हें आप इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं बहुत इजी तरीके। ठीक है, आपने देखें समझे क्या हो रहा है। देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी की क्या क्या चीजें चल रही है, खासतौर से इकोनॉमिक क्राइसिस है, वर्ल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, इस तरह के जो जनरल फूड सिक्योरिटी, फेमाइन है, इस तरह के शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, आपको इंटरनेट का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा, मतलब चीजें इतनी ज्यादा है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से डाटाज वगैरह ले सकते हैं, आप कहीं से भी डाटा उठा सकते हैं, तो वो आपके लिए फायदेमंद होंगे। मतलब आप इसको करंट से रिलेटेड, मतलब हमें इस ज्योग्राफी को पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, और जब इंटरेस्ट डेवलप होगा, जब आप आंसर लिखेंगे तो खुद से आएगा कि बोले यार आंसर अच्छा लगा, भाई एग्जामिनर मार्क्स जरूर देगा। ठीक, ये हमारा सिलेबस रहेगा। देन भाई पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, बिल्कुल जितने भी ये पूरे एस्पेक्ट जो पूछे जाते हैं, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, कॉन्सेप्ट माइग्रेशन, जैसे लास्ट ईयर ही शायद क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट टू लास्ट पूछा गया था माइग्रेशन रिलेटेड। आप क्वेश्चन उठा के देख लेंगे कि पॉपुलेशन, सोशल कैपिटल, एक जनरलाइज क्वेश्चन तो पूछे गए हैं, आप कितनी आसानी से इन तरह के सवालों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, रीजनल ज्योग्राफी इसमें आ जाएगी, लेकिन रीजनल प्लानिंग, और जो मेरा सबसे फेवरेट चीज जो रही है वो आपका मॉडल थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन। मतलब इतना आसान रहता है, मॉडल से क्वेश्चन बनना ही बनना है, मतलब हम इसमें गैस कर सकते हैं। देखिए ये हमारी 10 यूनिट है पूरी, अगर देखा जाए तो टोटल 10 यूनिट है, पेपर वन में 10। एक मिनट, देखिए यहां पे हमें क्वेश्चन गैस करने होते हैं, तरीका गैस करना होता है। अगर हम पेपर वन को देखें तो पेपर वन में हमारी 10 यूनिट्स हो जाएंगी, ठीक है, और पेपर टू में भी हमारी 10 यूनिट्स हैं। बस हमें वहां देखना है इन यूनिट्स के अंदर क्या क्या दे रखा है, हमें वहां से काम करना है। जैसे ग्रोथ पोल, ग्रोथ सेंटर की बात कर लेते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा सवाल कभी बन जाता है कि जैसे छोटा नागपुर पठार उसकी बात करें, अगर उन क्षेत्र में जो हमने कुछ औद्योगिक प्रदेश बनाए, ठीक है,
तो ये कह सकते हैं कि वो गरीबी के समुद्र में विकास के द्वीप बन के रह गए हैं। ठीक है, मतलब गरीबी का समुद्र और उसमें विकास के द्वीप बन के रह गए हैं। टिप्पणी कीजिए, शॉर्ट नोट लिखना होगा। किस तरह से आपको लिखना होगा? ग्रोथ पोल, ग्रोथ सेंटर, कहीं ना कहीं हमें पैरेक्स ऑफ बोदेविले का भैया सिद्धांत थोड़ा सा इनमें लेना पड़ेगा कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या सोच के हम लेके आए थे, क्या ट्रिकल डाउन इफेक्ट काम करेगा नहीं करेगा। यार इतने अच्छे तरीके से एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो हमेशा मतलब कह सकते हैं ना हॉट टॉपिक्स कहे जाते हैं, हमेशा चर्चा में रहने वाले हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पे ये टॉपिक हमेशा रहने वाले होते हैं, हॉट टॉपिक डिस्कशन में रहते हैं। नेक्स्ट, मॉडल एंड थ्योरीज, भाई ये इतना जबरदस्त टॉपिक है, इसमें करोगे नंबर भरपूर मात्रा में मिलते हैं। पेरेक्स क्रिस्टल और लॉस, पेरेक्स मोडेले, वॉन थ्यूनेन है, वेवर का मॉडल है, और ओस्लोव, अच्छा ओस्लोव कर दिया, ग्रोथ मॉडल, हार्टलैंड, रिमलैंड थ्योरी, यार इतनी इजी वे में पढ़ती हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वास्तव में मजा आ रहा है इसको पढ़ने में। तो मतलब इंटरेस्ट जहां डेवलप हो जाए, मैंने क्या कहा, जैसे जैसे आप इन चीजों को पढ़ेंगे इंटरेस्ट डेवलप होता चला जाए। अब जो आपने पेपर 1 में पढ़ा, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े, ठीक है, कुछ डाटाज का कलेक्शन आपने किया, किस तरह से चीजों को देखा, चाहे एनवायरमेंटल की बात करें, ठीक है, चाहे हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, चाहे कुछ हमारे मॉडल सिद्धांत उनकी बात करते हैं, रीजनल प्लानिंग की बात करें, अब यही सेम हमें इसका एप्लीकेशन हमें करना है पेपर 2 में। पेपर 2 जो जनरली पूछा जाता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो चीज आप पेपर बनने पड़ेंगे, देन फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया, बिल्कुल आराम से, स्ट्रक्चर क्या है, ड्रेनेज सिस्टम, वाटरशेड, फिजियोग्राफिक रीजंस क्या है, मानसून, इंडियन मानसून, जो क्लाइमेट में आप लोग पढ़ेंगे, साइक्लोन है किस तरह से आ रहे हैं, देन फ्लड है, ड्राउट्स है, क्लाइमेटिक रीजन, नेचुरल वेरिएशन, सॉइल टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी चीजें आपने जो पेपर 1 में पढ़ी, बस उसको हमें इंडियन एस्पेक्ट्स में पढ़ना है, मतलब अलग से बहुत ज्यादा नहीं जाना है। सिलेबस मैंने क्या कहा, स्मार्ट वर्क हमें करना है। देन रिसोर्सेज की बात करो, अच्छा एक चीज वो मैं बाद में बताऊंगा कि सिलेबस को कैसे हमें करना है, ठीक है, लैंड, सरफेस, ग्राउंड वाटर, एनर्जी, बायोटेक, मेरीन रिसोर्सेज, जितने भी संसाधन हैं, ठीक है, आप देखें। एग्रीकल्चर की बात कर लो, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे चल जाओ, ये जितने भी हैं क्रॉपिंग पैटर्न, जो आज हम ग्रीन रिवोल्यूशन और नेक्स्ट जनरेशन की ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी चले आ रहे हैं, जितने भी चीजें आप देख रहे हैं, सारी की सारी चीजें जो भी आप देखेंगे, मतलब ऐसा लग रहा है कि आए दिन आप जीएस में ये पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो जब जीएस में पढ़ते हैं थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट लगा दो यार, क्यों नहीं नंबर उठेंगे। तो ज्योग्राफी ऑप्शन लेने में यहाँ एक फायदा है। सेम इंडस्ट्रीज, भाई इंडस्ट्री के अब जैसे हम अभी बेवर का लोकलाइजेशन मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्यों है वहां पर, किस तरह की इंडस्ट्री क्यों डेवलप हुई है, तो हमें एस्पेक्ट देखना है कि जैसे अगर हम देखें कि कोस्टल ट्रेंड बनता चला जा रहा है, जो हमारी आयरन और इंडस्ट्रीज है, जापान को कोबे उठा के देख लें, ठीक है, विशाखापट्टनम अगर देखें, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो सारी चीजें हम उठा के ले लेंगे मॉडल, बेवर का मॉडल से, और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। फिर हमें ये देखो, इसी में से एक सवाल आया था जो मुझे, मैंने बता रहा था ना कि मैंने केवल इंडिया का मैप बनाया और डॉट 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 बना के बता दिया ये जगह यहाँ पे ऐसे है, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी हैं ऑटोमोबाइल, कोटो, एग्रो इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल हाउसेस, कॉम्प्लेक्सेस कैसे डेवलप हो सकते हैं, किस तरह से चीजें बनती हैं, क्या ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। देन बच्चों, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमें पढ़नी पड़ती है, ठीक है, मल्टीनेशनल ये लिबरलाइजेशन, एसईजेड, टूरिज्म इंक्लूडिंग इको टूरिज्म, अभी हाल ही में देख लो मोदी जी कहां चले गए, लक्षद्वीप गए, और लक्षद्वीप जो टूरिज्म को बढ़ावा कैसे, मतलब आप समझ कहां, आप एग्जांपल रिसेंट उससे भी दे सकते हैं कि लगभग उस जगह में जो फ्लाइट की जो सर्च है, लगभग ये कहा जा रहा है कि मतलब 3000 गुना लोग वहां देखने लगे, वर्ल्ड में इतना ज्यादा गूगल पे ट्रेंड करने लगा लक्षद्वीप, समझ रहे, तो ये चीजें कैसे आ गई, तो अब हमें यही देखना होगा कि लक्षद्वीप में आखिर ऐसा क्या है, तो कहीं ना कहीं सोचोगे, जानोगे, चीजों को करंट से जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है, चाहे एल्युमिनियम, जो भी कॉटन इंडस्ट्रीज क्यों है, क्या रीजन है, देखिए जितने भी इस टॉपिक को पढ़ने का सिंपल तरीका है कि आखिर कोई इंडस्ट्री कहां पर है, क्यों, ठीक है। आप भी जानते हैं कोई भी इंडस्ट्री कहीं पर लगाई जाएगी, क्यों लगाई जाएगी, पहले तो रॉ मटेरियल होना चाहिए, एनर्जी सप्लाई होनी चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशन होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, ठीक है, हमको पावर सप्लाई होनी चाहिए, वाटर भी मिलना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, और जो रॉ मटेरियल वो आसपास से मिल जाना चाहिए, मार्केट भी हमें आसपास से मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, अगर भाई नेशनल कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड से हो, हाईवे से हो, ठीक है, चाहे वो ट्रेन रूट हो, चाहे वो सी पोर्ट से हो,
ठीक है, तो चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, चाहे रॉ मटेरियल हो, तो ये कुछ बेसिक चीजें ऐसी, देखो कितनी आसानी से मैंने बता दिया। ये इंडस्ट्री सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। जितनी इंडस्ट्री है, ये रीजन यही होगा, है ना, हमें सस्ती लेबर भी मिल जाए। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो वह इंडस्ट्री वहीं पर डेवलप होगी। अब हमें क्या करना है कि बस कौन सी इंडस्ट्री कहां पर डेवलप है, उसका रॉ मटेरियल क्या है, उन सिटीज के नाम याद रखने हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा तरीका जो मैंने बताया है, ठीक है, कि पहली आपको जो याद करने का तरीका क्या होगा कि पहली इंडस्ट्री कहां पे खोलेगी, प्रमुख इंडस्ट्री कौन कौन सी है, क्या क्या कंडीशन थी, कंडीशन सब में एक जैसी रहेंगी, बस थोड़ा बहुत लमसम। आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा एक इंडिया का मैप बनाओ इस तरह से, खत्म कहानी। मतलब बहुत इजी वे में जो मैंने वो किया था, कुछ नहीं करना है आपको, बस खत्म। प्यार से अगर आप बना सकते हो इंडिया का मैप, अच्छी बात है, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो खैर करनी पड़ेगी। ये लो भाई मैप बनाया, ये लो यहां से ये मैप बना दिया, उसके बाद में डॉट डॉट लगा दी कि यहाँ पे ये आयरन इंडस्ट्री यहाँ पे होगी, ये कॉटन इंडस्ट्री, ये इस तरह से बना दिया, दो चार नाम लिख दिए, बोले ये हमारी इंडस्ट्री तैयार हो गई। बस ये रीजन है, ये फैक्टर, खत्म यार, इतना आसान हो जाता है इसमें। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में देनी होगी, बहुत इजी वे में आप इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड, रोड, रेल, वाटरवेज, एयरवेज, क्या है आखिर ये, दीज आर द लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की बात करें तो ये लाइफलाइन है। तो क्या ट्रेड पॉलिसी है, किस तरह से चीजों को लिया जाता है, तो ये थोड़ा करंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, देन कल्चरल सेटिंग, भाई भारत में आप विविधता खूब देख रहे हैं, हर तरह की विविधता है। कल्चरल सेटिंग है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इंडियन सोसाइटी, रेशियल लिंग्विस्टिक, ट्राइब्स कौन कौन सी, कल्चरल रीजन कौन से, ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या समस्याएं हैं, उसको आपको देखना है। ये बिल्कुल जनरलाइज टॉपिक है। ठीक है, देन सेटलमेंट्स, टाइप ऑफ सेटलमेंट कैसा है, आप भाई कैसे स्कैटर्न पैटर्न है, कैसा हमारा डेंस पॉपुलेशन किस तरह से कहां पर है, रीजन क्या है, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट क्या है, ठीक है, कौन कौन से सिटीज किस तरह से बन रहे हैं, कन्वर्जेशन कैसे, मेट्रोपॉलिटन रीजन, स्लम की समस्या क्या है, कुछ भी कह दो, मतलब इतने इजी वे में आ जाते हैं। प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन और रेमेडीज, आप खुद जान रहे हो कि अर्बनाइजेशन की समस्या क्या क्या है, आप खुद, मतलब इसको केवल कुछ नहीं करना है, केवल लिंक बाय लिंक हमको मिलाना है, केवल विजुअलाइज करना है कि बढ़ता हुआ नगरीकरण एक समस्या है, क्यों। लिख दो भाई, शॉर्ट नोट लिख दो, लिखो 250 शब्दों में। क्यों नहीं लिख पाएंगे आप जो चीज विजुलाइज कर रहे हैं, जो चीज देख रहे हैं, आप अपने आसपास देख रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। सबसे ज्यादा आप खुद देखो, एक तो ओवर पॉल्यूटेड होते चले जा रहे हैं, ठीक है, लोग आते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि भैया ये एक तरह के ग्रोथ सेंटर का भी काम कर रहे हैं, पेरेक्स बोदेविले उठा लीजिए, ठीक है, अब यहाँ पे डेवलपमेंट के सेंटर ही बनते जा रहे हैं, तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, तो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, माइग्रेशन का भी कारण बन रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये पुल फैक्टर, ये खींच रहे हैं लोगों को अपने लिए, क्यों, वहां पर पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, देन ट्रैफिक बढ़ रहा है, हेल्थ सर्विस, जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं ओवरबर्डन होती चली जा रही हैं, देन और समस्याएं गिनाना शुरू कर दो, पॉल्यूशन की समस्या दिखाओ, ड्रिंकिंग वाटर की दिखा दो, सैनिटेशन की दिखा दो, देन उसके बाद स्लम एरिया बढ़ते चले जा रहे हैं। कितनी सारी चीजें, स्लम एरिया कैसे डेवलप होते हैं, आप खुद समझदार, सारी चीजें किस तरह से हमको विजुअलाइज करनी है, इसमें टू द पॉइंट एक एक कड़ी जुड़ी हुई है। देन रीजनल डेवलपमेंट, किस तरह से पंचायत राज, डिसेंट्रलाइजेशन, कमांड एरिया, वाटर सेट, भाई 70-80 के दशक में जब इनकी शुरुआत की गई थी, आखिर क्या है मल्टी लेवल प्लानिंग, भाई हम केरला से सीख सकते हैं, या केस स्टडी आप दे सकते हैं, किस तरह की प्लानिंग की जानी चाहिए, ठीक है, मल्टी लेवल पंचायत राज, डिसेंट्रलाइजेशन किस तरह से है, मतलब ये यार ना, मतलब जबरदस्त। अगर इसे देखा जाए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देख लो भाई, जियोग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, क्या क्या आधार है, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट, रीजनल कंसेंस, इंटर स्टेट इशू, आप देख रहे हो भाई साउथ के जो स्टेट है उनके बीच में इशू बना रहता है, वाटर डिस्प्यूट को लेके क्यों है, क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड रिलेटेड इश्यूज, आप देखो चाइना से देख लो, मतलब आप क्वेश्चन गैस कर सकते हैं, ठीक है, इंडिया चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, देन बांग्लादेश से क्या समझौते हुए, वो देखे, नेपाल को लेके क्या समझौते हुए, कहां पे है, ठीक है, तो क्या क्या पॉलिसीज हैं भाई इंटरनेशनल लेवल पे, भाई चाइना भारत को घेर रहा है, कैसे घेर रहा है, तो इंडिया उसका क्या जवाब दे रहा है। अभी आपने G20 में देखा था, ठीक है, किस तरह से भारत ने एक नए रोड की बना दी, ठीक है, जैसे वो OBOR की बात कर रहा है, इंडिया ने ही बनाना शुरू कर दिया, एक नया एस्पेक्ट। देन जियोपॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशियन इंडियन ओशन, मतलब कहीं ना कहीं आप IR से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी पे आ जाओ, मतलब क्या क्या चीजें इसमें नहीं जुड़ रही हैं। देन कंटेम्परेरी इशू, भाई खासतौर से हमारे एनवायरमेंटल इशू सबसे ज्यादा है, सुनामीज, फ्लड, ड्राउट, एपिडेमिक जितने भी हैं, ठीक है, जो भी पॉल्यूशन है, चेंजेस, जितने भी चीजें आती चली जा रही हैं, पॉपुलेशन एक्सपोजन, देन फूड सिक्योरिटी,
डिफॉरेस्टेशन, ये जितनी भी समस्या है, मतलब मुझे जो लगता है यार इतनी सारी चीजें, डिजर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन है, आप खुद देखो यार, सारे के सारे अगर आप उठा के देखें, ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी, लिंकेज ऑफ रिवर्स, जो भी नए नए एस्पेक्ट्स हैं, जो भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे जोड़े जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ज्योग्राफी, अगर मुझे जो लगता है इस मामले में अगर देखा जाए यार, एक जबरदस्त एक इंटरलिंकेज जो है, कह सकते हैं ना, जो सब्जेक्ट में इंटरलिंकिंग है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के आधार में फिर से कुछ चीजें लिख देता हूं कि आप एक बार इसे जरूर देखें। कि पहली चीज, हमको स्टडी मटेरियल ये अच्छा है, ज्योग्राफी के लिए स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, गाइडेंस आपको अच्छी मात्रा में मिल जानी है, बढ़िया तरह से गाइडेंस मिल जाएगी। सिलेबस का हमें हमें बहुत ज्यादा कवर नहीं करना है, सिलेबस का हमको अप्रोक्स 60% ही कवर करना है, ठीक है। लिखना कम है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, प्लस मैप बना सकते हैं, और लिखना तो कम है। रिटन वर्क लेस, रिटन वर्क अगर देखा जाए तो कम रिटन वर्क है, डायग्राम मैप के माध्यम से आप बेहतर दे सकते हैं। दूसरा इंटरलिंकेज, इंटरलिंकेज है, इंटरलिंकेज, इंटरलिंकेज बिटवीन अदर सब्जेक्ट्स, ये देखें। नेक्स्ट, हाई स्कोरिंग ऑप्शनल, आप उठा के देखेंगे इसको, हाई स्कोरिंग। देन इंटरेस्ट बिल्डिंग, इंटरेस्ट आपका अच्छे से डेवलप हो सकता है इसमें, ठीक है। इंटरेस्ट, साथ में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एक बार कॉन्सेप्ट बन गए तो भैया कहीं आपको भागने की आवश्यकता ही नहीं है, चीजें आप विजुलाइज कर सकते हैं, चीजें आप विजुलाइज करके आंसर, मतलब बहुत, आपको कहते हैं ना, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, बस थोड़ा सा ज्योग्राफिकल टच लेते हुए हमें चलना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट है पेपर 1 में, सेकंड में आपको अप्लाइड करना है, किस तरह से आपको इंटरलिंकिंग करनी है, चीजों को सोचना है। ये दूसरा भैया आपको किस में इफेक्ट करेगा भाई, ये करेगा निबंध में भी फायदा करेगा, और जीएस के पेपर 1 पूरा ही है, ठीक है, पेपर 1, और साथ साथ पेपर 3 जो है, पेपर 3 उसमें भी ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो भूगोल एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। अच्छे नंबर आते हैं, लोग जो है इसके 250 से लेकर 300 तक नंबर, हाई स्कोरिंग की अगर बात करें तो यही आपकी रैंक सुनिश्चित करता है। 250 प्लस मार्क्स तो कहीं नहीं गए हैं, 250 से लेके आप 300 तक, मतलब ये रेंज है, आप कह सकते हैं। और भी भाई जो अच्छा काम करेगा ले आएगा। साथ में इसमें क्या है, कंटेम्परेरी इश्यूज जितने भी हैं हमारे, कंटेम्परेरी इश्यूज जितने भी हैं हमारे, वो ये सारे कवर करेंगे। जितने भी कंटेम्परेरी इश्यूज आप चाहे नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ना ही है ना। तो जब पढ़ना है तो ज्योग्राफी क्यों नहीं यार इसी ऑप्शन के साथ लेकर दे दो, फायदा मिलेगा, ठीक है। तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरह से हम लोग, ये है, ये थोड़ी सी इस पर चर्चा रही, ठीक है। बाकी इसमें जो पैटर्न रखेंगे हम लोग वो ये रहेगा कि पहले तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कराई जाए, जो बेसिक समझ है विषय की वो आपको दी जाए, बिल्कुल बेस लेवल से ले, ठीक है, ताकि आप एक अच्छा उत्तर लिखने की स्थिति में हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको करा दिया कि आइसोस्टेसी टर्म कराया, ठीक है। तो आइसोस्टेसी क्या है, क्यों है, कौन कौन से सिद्धांत आए, उसके आज क्या प्रासंगिकता है या नहीं है, रिलेवेंसी क्या है, या फॉर एग्जांपल हम कोई मॉडल उस पे ही चले जाते हैं, ठीक है। इसका हार्टलैंड और रिमलैंड की बात कर लेते हैं, क्या रिलेवेंस है, नहीं है, क्यों दी गई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या किसके अकॉर्डिंग था, रिमलैंड के साथ था कि हार्टलैंड के फॉलो कर रहा था, या फिर हम वॉन थ्यूनेन के मॉडल पे आएंगे कि एग्रीकल्चर मॉडल कहाँ फॉलो हो रहा है, ठीक है। वेवर का मॉडल या रोस्टोव का ग्रोथ मॉडल, अलग अलग नेशन जो है क्या आज उसी फेज में है या नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्ट डेवलप करना, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट आप लिखना चाहेंगे, क्लाइमेट का ले लो, ओशनोग्राफी, ओशनिक करंट्स का डेवलपमेंट किस तरह से, शायद यही क्वेश्चन पूछा भी गया था, पेपर मेरे सामने है, ठीक है। तो आप पुराने पेपर को देखें। सबसे अच्छी बात यह है कि जब जैसे ही आप पीवाई क्यूज पे जाते हैं, ठीक है, जैसे ही आप पीवाई क्यूज पे जाएंगे, आपको आइडिया लग जाना है क्वेश्चन पैटर्न का, कि अगले क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, आप टॉपिक कवर कर सकते हैं, आप गैस वर्क आसानी से कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो एक इसके ज्योग्राफी के साथ में जो मुझे लगता है ये बहुत ही फायदेमंद चीज, ठीक है। बाकी अपने और जो आपके लगता है उन पे और विचार कीजिए। ज्योग्राफी है तो मैं आपके साथ हूं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे कुछ क्लासेस के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।